मजमूई तौर पर 875 अरब रुपए की रकम वफाकी बजट से फराहम की गई है। तिब्बी आलात की खरीदारी, हफाजती लिबास और तिब्बी शोबे के लिए 75 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। 100 अरब रुपए FBR और वजारत तिजारत के लिए मुख्तस थे ताकि वो बरामद कुनंदगान को रिफंड का इजरा कर सकें। भारी कर्जों की वजह से हमने अपने 2 साल दौरे हुकूमत में 5000 अरब का सूद अदा किया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 18 अरब डॉलर से घटकर 10 अरब डॉलर से कम रह गए थे, जिसकी वजह से मुल्क दिवालिया होने के करीब आ गया था। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग की रोकथाम के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। कुल रेवेन्यू का तखमीना 6573 अरब रुपए है, जिसमें FBR रेवेन्यू 4963 रुपए है और हम इस माली साल में 1160 अरब के हदफ के मुकाबले में इंशाल्लाह 1600 अरब का रेवेन्यू हासिल करेंगे। NFC अवार्ड के तहत 2874 रुपए का रेवेन्यू सूबों को ट्रांसफर किया जाएगा। कुल वफाकी अखराजात का तखमीना 7137 अरब रुपए लगाया गया है। इस तरह बजट खसारा 3437 अरब रुपए तक रहने की तवक्का है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं हमारी खुसूसी नशरियात वफाकी बजट 2020-2021। सबसे कुछ देर पहले कौमी असम्बली में वफाकी वजीर जनाब हमाद अजहर ने पेश किया। अमिट्स ऑपोजिशन ह्यू एंड क्राई, काफ़ी ऑपोजिशन ने हंगामा आराई भी की। कुछ मुख्तलिफ इसलिए था कि कोरोना वायरस की वजह से ज़ाहिर है वो डिस्टेंस मेनटेन करना था, वरना हमेशा उमूमी तौर पर हमारी तारीख ये रही है कि ऑपोजिशन यूजली डाइस के अराउंड जो कोई भी बजट प्रेजेंट कर रहा होता है हुकूमत की तरफ से, और उसके बाद वहाँ बड़े नारेबाजी होती है। कम अज़ कम उन्होंने आज प्ले कार्ड्स भी लिए हुए थे। देन हाफ वे थ्रू ऑपोजिशन ने वॉकआउट भी किया। बहरहाल हमाद अजहर साहब ने अपनी बजट तकरीर का जब आगाज़ किया तो उन्होंने फिर से जिक्र किया कि जब उनकी हुकूमत मिली थी इस गवर्नमेंट को तो किस किस्म के मुआशी बहरान का सामना था, करंट अकाउंट खसारा कहाँ तक पहुँच चुका था, और जो बेसिक मसाइल थे उसको किस तरह से मौजूदा हुकूमत ने फिर सही किया। कुछ फिगर्स जो कि कल इकोनॉमिक सर्वे में भी हमें बताए गए थे अब्दुल हफीज शेख साहब की तरफ से, वो आज हमाद अजहर साहब ने दोबारा एक मरतबा बताए बजट स्पीच में कि 5000 अरब रुपए का गुज़िश्ता हुकूमत का जो कर्जा है वो भी इस हुकूमत ने अदा किया है। स्टेट बैंक से पूरे साल में किसी किस्म का कोई लोन नहीं लिया गया। साथ में उन्होंने महसूलात का भी जिक्र किया कि 17% इसमें इजाफा आया, और फिर कोरोना वायरस के बायस जिस तरह से मईशत को धचका पहुंचा इसका भी जिक्र किया गया। फिर उन्होंने वफाकी बजट 2020-21 पेश करते हुए जिसका टोटल हजम 70 खरब 13 अरब रुपए है वो बताया। बजट खसारा उन्होंने बताया कि 3437 पर रहेगा। तरक्याती बजट में इजाफा किया गया, सेहत के शोबे में इजाफा किया गया, और नए टैक्सेस किसी किस्म के मौजूदा हुकूमत ने इस बजट में नहीं लगाए। कुछ फिगर्स मैं आपकी तरफ बताती चलूँ कि दिफा के लिए 1290 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं। वफाकी वजारतों का बजट 476 अरब रुपए तजवीज़ किया गया है, और हुकूमत ने यह पहले ही कहा था कि बहुत ही मुश्किल बजट है क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से मईशत को बहुत धचका पहुंचा है, इसलिए इस बजट को एक रिलीफ बजट जो है वो बनाया जाएगा। सस्ती ट्रांसपोर्ट के लिए 40 अरब रुपए मख्तस किए गए, ज़राअत के शोबे के लिए 10 अरब, तालीमी इस्लाहात के लिए 5 अरब, 12 अरब रुपए तहफ़्फ़ुज़ खुराक के लिए किए गए हैं। यौमिया उजरत वालों के लिए 200 अरब रुपए, टिड्डी दल की रोकथाम के लिए 10 अरब रुपए मख्तस किए गए, तरसीलात ज़र बढ़ाने के लिए 2500 अरब, आला तालीम के लिए 64 अरब। तरक्याती बजट का हजम जो है जो PSDP है दैट इज 650 बिलियन 650 अरब है। एहसास प्रोग्राम के लिए बढ़ाकर 208 अरब रुपए कर दिए गए हैं। नया पाकिस्तान हाउसिंग के लिए 1.5 अरब, कामयाब जवान प्रोग्राम के लिए 2 अरब 75 अरब, तिब्बी शोबे के लिए है 50 अरब, यूटिलिटी स्टोर्स के लिए इस बजट में भी सब्सिडीज दी जाएंगी। 118 अरब CPEC के तहत जो मंसूबे हैं उसके लिए मख्तस किए गए। कोरोना से निमटने के लिए 70 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू का तखमीना 1600 अरब लगाया जा रहा है। रेलवे के लिए 40 अरब और वफाकी हॉस्पिटल्स के लिए 13 अरब। ये तो कुछ चीदा चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, लेकिन मजमूई तौर पर जो आज हमारी इस खुसूसी ट्रांसमिशन में हमारे मोहतरम मेहमान होंगे, हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार ज़ैख़म खान जो हमारे साथ ऑल द वे टिल 9 होंगे, और हमारे साथ होंगे रेहान अतीक साहब जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव शजर कैपिटल पाकिस्तान लिमिटेड, वो भी हमारे साथ
सवालात होंगे उनसे एक तो उनके ज़ाहिर रिएक्शन भी लिए जाएंगे इस वफाकी बजट 2020-21 पर, और ये कि क्या कोई मेजर पॉलिसी शिफ्ट हम देख रहे हैं इसमें, क्या इसको रिलीफ बजट कहा जाएगा, क्या ये वाकई रियलिस्टिक अप्रोच से बनाया गया है। ये वो सारी बातें हैं जो हम आज की इस खुसूसी नशरियात में करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करूँ रेहान अतीक साहब और ज़ैगम खान साहब से, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आकर हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। वेलकम बैक। वफाकी बजट 2020-21 पर हमारे साथ हैं ज़ैगम खान और रेहान अतीक साहब, CEO शजर कैपिटल। ज़ैगम, आपसे गुफ्तगू का मैं आगाज़ करना चाहूँगी। आज के जो, अगर मैं जनरली आपका फर्स्ट ओपनिंग कमेंट्स लेना चाहूँ आप दोनों हजरात से, स्टार्टिंग फ्रॉम यू ज़ैगम, कि जिस किस्म का बजट आज पेश किया गया, जिसके बारे बताया जा रहा था, हफीज़ शेख साहब ने भी कहा कि इंतहाई मुश्किल बजट होगा बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, जो कुछ इकॉनमी को धचका पहुँचा है, उसके बाद बहुत ही एहतियात बरतते हुए इस बजट को एक रिलीफ बजट बनाया जा रहा है। व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू? अगर जनरली आप देखें कि क्या कोई मेजर पॉलिसी शिफ्ट आपको नज़र आ रही है इस बजट में इस हुकूमत की, या ये बिल्कुल रियलिस्टिक बजट है कीपिंग इन माइंड आपकी माशी सूरत हाल एंड टू टॉप इट विद कोरोना वायरस? मेरे ख्याल में सबसे पहले जो आपने बात की है वो सबसे अहम है, वो है पॉलिसी शिफ्ट। कि क्या ये बजट किसी रिफॉर्म की तरफ ले जाएगा, क्या ये किसी पॉलिसी शिफ्ट की तरफ ले जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा और फैलाता हूँ इस सवाल को कि पाकिस्तान में बजट पॉलिसी शिफ्ट की तरफ क्यों नहीं लेकर जाते। अब ये कैसा सवाल है कि एक बजट के बाद दूसरा बजट हमें मायूस करता है साल, और हम देखते हैं बजट बनता है तो कुछ और सूरत हाल होती है, और जब साल कंप्लीट होता है तो ऐसे लगता है कि वो जो बजट बनाया गया था वो कुछ हवाई किला एक तामीर किया गया था कि जैसे ही हकीकत की धूप पड़ी तो वो धड़ाम से आके नीचे गिर गया। और उसकी एक बड़ी वजह है, उसकी वजह मुझे समझ आई पाकिस्तान की पार्लियामेंट के साथ काम करके, और जो दुनिया में पार्लियामेंट्री डेवलपमेंट के कुछ इदारे हैं और रिसर्च के इदारे हैं उनके साथ काम करके। देखिए, जो बजट मेकिंग का प्रोसेस है पाकिस्तान में पार्लिमानी तौर पर, ये किसी भी एक अच्छी डेमोक्रेसी के लिए, मैं सख्त अल्फाज में इस्तेमाल करना चाहता, किसी लिहाज से कोई मॉडल नहीं है। एक इंतहाई आप ये कहिए कि एक कमजोर तरीके से बनाया जाता है दुनिया भर में पार्लियामेंट्री प्रोसेस के तौर पर। ये देखिए कि किसी भी पार्लियामेंट के लिए जो सबसे बड़ी साल की कानून साजी होती है वो उसका बजट होता है। ये इतना अहम होता है कि अगर कोई हुकूमत पार्लियामेंट्री सिस्टम में बजट मंजूर ना करा सके तो हुकूमत गिर जाती है। सही बात है, नाम से गिर जाती है पूरी दुनिया में। बजट का प्रोसेस दुनिया की अच्छी पार्लियामेंट्स में पूरे साल चलने वाला प्रोसेस है, राइट, जिसमें डिपार्टमेंट्स मुतल्लिका कमेटीज के साथ मिलकर बजट के अपने अपने मुतल्लिका हिस्सों पर महीनों काम करते हैं, उस पर बहस करते हैं, उस पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाया जाता है, जो अवाम की तंजीमें हैं उनको बुलाया जाता है, वकला को सबको बुला के महीनों के प्रोसेस के बाद पार्लियामेंट्री कमेटियां और पार्लियामेंट की कमेटी के जो मुख्तलिफ लोग हैं वो उन तजावीज को भेजते हैं वजारत खजाना को, और फिर वजारत खजाना जो है वो बजट को बनाती है। फिर उस तमाम प्रोसेस के अंदर जब बजट पेश होता है तो ऐसे नहीं होता, पाकिस्तान में ये होता है, आपने देखेंगे कि आज बजट शुरू हुआ तो पार्लियामेंट में नुमाइंदों के सामने कोई किताबों का ढेर लगा दिया जाता है जिनको वो 3 महीने नहीं पढ़ सकते, और बगैर पढ़े हुए वो बजट को मंजूर करते हैं पार्टी लाइन के मुताबिक। कोई बहस भी नहीं हो सकती कि पार्लियामेंट में बजट पेश होने के बाद कोई सब्सटैंशियल डिबेट हो जाए। एक तो वो पहले ही शामिल नहीं थे कि उनकी इनपुट ही नहीं थी, बाबू ने बजट बनाया, उसके बाद बहस भी नहीं हुई क्योंकि उनको एंड टाइम पर उनके सब चीजें ढेर की गई। तो सब बजट की तरह जैसे बजट बाय द बाबूज फॉर द बाबूज, टोटली टेक्निकल माइंडसेट से डिपार्टमेंट्स ने बनाया है। अवाम की इनपुट नहीं है, अवामी नुमाइंदों की इनपुट नहीं है। इसमें तब्दीली वाला पॉलिसी वाला एलिमेंट जैसे पहले होता था अब भी नहीं हो सकता। ना तब्दीली वाला पहलू है, ना रियलिस्टिक आप समझते हैं, ना ही आप इसको रिलीफ बजट कहेंगे। रिलीफ बजट तो देखिए वैसे भी बहुत मुश्किल था। टू बी फेयर, जितने दबाव में इस वक्त हुकूमत है और जितने उस पर बैनुल अक़वामी दबाव भी है, और उनको जो बजट के मसाइल हैं, जो रेवेन्यू की कमी है, अगरचे कुछ रिलीफ इनको मिल गई है
कर्जों की टर्म में, सर्विसेज की टर्म में, कर्जों की सर्विसिंग में बैन अवी इदारों ने, दूसरे मुल्कों ने, उधार देने वाले जो हैं उन्होंने कुछ रिलीफ दिया, वो उनको जरूर मिल गया। एक बहुत बड़ा जो इस वक्त का रिलीफ इनको मिला है वो ये है कि आपका एक्सटर्नल सेक्टर पे थोड़ा वजन कम हुआ है। ओके, कि आपका जो अच्छा, तो ये आपके ओपनिंग रिमार्क्स हैं। अब जरा हम रेहान अतीक साहब से भी पूछ लेते हैं कि ओवरऑल उनको क्या लगता है कि ये बजट, जाहिर है बिल्कुल आपने सही कहा, कीपिंग द रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी ऑफ आवर इकोनॉमिक सिचुएशन, इससे ज़्यादा मुहतात तरीके से बजट नहीं बनाया जा सकता था, और ये जो कुछ हुकूमत ने दिया है स्पेशली टैक्सेस के हवाले से, आई थिंक दे हैव डन देयर बेस्ट। जी, मैं थोड़ा सा आपसे इस बात से डिसएग्री करूंगा कि दे हैव डन देयर बेस्ट। नहीं, मैं तो आई एम आस्किंग, आई एम नॉट इवन गिविंग द स्टेटमेंट। हां, नो, ओके, बिकॉज़ क्योंकि अगर आप ये बजट को देखें, ये पुराने पिछले साल का बजट था, उसी की कंटिन्यूटी में आया हुआ है। और जहां तक ये बात के जी, अगर आप एक थोड़ा सा इसको पीछे लेके आएंगे, हमारे यहाँ कोरोना का इम्पैक्ट कब से आना शुरू हुआ है? वो आया हुआ है मिड ऑफ मार्च से। राइट। हमारी अगर आप एक्सपोर्ट्स देखें, वो हर्ट होना शुरू हुए मिड ऑफ मार्च में जाके। मिड ऑफ मार्च से पहले हमारी जो ग्रोथ थी, उसके टारगेट फोरकास्टेड थे 9 महीने के 2%, 2.5%, हमने क्लोज किया 0.4% नेगेटिव पे। इसमें इसके वो जो नंबर्स फोरकास्टेड नंबर थे वो भी रियलिस्टिक नंबर नहीं थे, या वो नंबर आपको सही तरह दिए नहीं जा रहे थे, और जो कि एक्चुअली अब हमने क्लोज किया -4 पे, और हम कह रहे हैं कि अगले साल हम 2% अचीव करने की बात कर रहे हैं। दूसरा, जो कोरोना का स्प्रेड आउट जो हो रहा है, स्प्रेड उसकी खुद प्राइम मिनिस्टर साहब बात कर रहे हैं कि सितंबर तक या अगस्त के मिड तक पाकिस्तान पीक आउट करेगा। तो मैं इसके ये जो अभी बात करते हैं कि कोरोना की वजह से इकोनॉमी हमारी तबाह बर्बाद हो गई है या मेल्टडाउन हो गई है, आई थिंक वो चीज़ फर्दर आपको नेक्स्ट हाफ ईयर में भी कंटिन्यू होगी, जो सितंबर ऑनवर्ड, थर्ड क्वार्टर फर्स्ट जो आपका आएगा, उसमें कहेंगे ये क्वार्टर इसलिए खराब हुआ कि 3 महीने में कोरोना का इम्पैक्ट हम पे आता है। अब आप आए, इस साल इन्होंने जो रिलीफ देने की बात की, रिलीफ कहाँ पे मिला है? जहाँ पर अगर आप देखते हैं कि इन्होंने कुछ वही चीज़ें कि जी हमने एहसास प्रोग्राम जो है उसको आगे बढ़ाएंगे या फिर हम लोगों को पैसे देंगे। अगर आप ओवरऑल देखें, आपने इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए करा क्या है? नए जो बात जगम साहब ने की थी, वो आई थिंक वही रियलिटी है, और ओवर द पीरियड हम तबाह होते जा रहे हैं ऑन द बेसिकली पार्लियामेंट फ्रंट। आई थिंक जो डिबेट्स होती थी हम तो इस इंडस्ट्री में आई थिंक 20-22 साल हो गए, हम देखते थे कि जी पहले प्री बजट सेमिनार्स में इंटरेक्शन होती थी, आपके जो इंटेलेक्चुअल्स आते थे, पार्लियामेंट से लोग आते थे, वो इंटरेक्ट करते थे और वो डिफरेंट फोरम्स पे बैठ के बात करते थे। सही। अब आपको सिर्फ एक ही टॉपिक नजर आता है, या तो कोरोना या फिर दो चीजें चल रही हैं। इवन रेहान साहब, आपने सेमिनार्स का जिक्र किया, मुझे ये अच्छी तरह इल्म है कि फाइनेंस मिनिस्टर खुद भी आते थे, बिजनेसमैन से भी मिलते थे, चेंबर्स में भी इंटरैक्ट करते थे, मार्केट्स में इंटरैक्ट करते थे, और उसमें सजेशंस के साथ ये चीजें होती थी, स्पेशली इफ दे हैड टू डू समथिंग ड्रास्टिक। आई डोंट थिंक सो कि ये हुआ है इस बार। जी बिल्कुल, बिकॉज देखिए, एक तो चले फिजिकल मैं प्रेजेंस को इनको थोड़ा सा इस वक्त या तो कि इस वक्त हालात में आप फिजिकली नहीं आ सकते। आज अगर आप सोशल मीडिया देखें तो हर सेक्टर में, चाहे वो फाइनेंशियल सर्विसेज हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो मीडिया हो, आपको जूम और इतनी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि आपको दिन में 50 इन्विटेशंस आए हुए होते हैं फॉर डिफरेंट सेमिनार्स और इन चीज़ों के लिए। बिल्कुल सही। हमें इस तरह की कोई इनिशिएटिव नजर नहीं आते। जो इन्होंने बात कही जगम साहब ने कि इतनी बड़ी बुक रख दी जाती है जिसका किसी को पता ही नहीं होता, बजट अप्रूव हो जाता है। बजट में है क्या? पहले बजट में अगर आप चीज़ देखेंगे, इन्होंने थोड़ा बहुत ये कहा कि जी हम इंपोर्ट के लिए आपको ड्यूटीज में थोड़ा सा रिलीफ देने की बात की, लेकिन अगर आप देखें आई थिंक इकोनॉमी आपकी, मुझे नहीं लग रहा कि अगले इस साल भी आपकी किसी शेप आउट होने जा रही है। जब तक अब हम वापस उस तरफ आ रहे हैं कि लोकल कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी, जो कि आज 20 साल से पाकिस्तान की सेल्स पिच होती थी ग्लोबली, उसको हमने लास्ट ईयर बिल्कुल आया कि हमने ग्रोथ को कट डाउन करना है और कंजम्पशन को हमने कट करना है। पाकिस्तान हमेशा से एक हाई इन्फ्लेशन बेस्ड सोसाइटी रहा है जिसमें अपनी लोकल कंजम्पशन रही है। हम सुबह स्टार्ट होते हैं कि जी पिछली गवर्नमेंट्स ने इतना हमें डेफिसिट दिया है, अब अगर आपको लायबिलिटी मिली तो साथ साथ एसेट भी मिले, तो उसकी आपके पास अर्निंग्स क्या आ रही है वो भी आपको बेसिकली बतानी चाहिए। ठीक है ना, कि अगर आपके एसेट अगर डेट रिटायरमेंट के लिए पैसे बोरो किए हैं या फिर आपने उसके अगेंस्ट एसेट क्रिएट किया था, चाहे वो पावर सेक्टर में हो, चाहे वो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में किया हो। तो आई थिंक ये जो चीजें हैं, आई थिंक उसकी वजह से मुझे लग रहा है यही है कि अगला ये बजट जो है ये आपका आधा साल इसी कोरोना के इम्पैक्ट की वजह से गुजर जाएगा। और आई थिंक कोई आपको रियलिस्टिक सबसे बड़ा जो मुझे थ्रेट्स नजर आ रहे हैं कि जब एक दफा ग्लोबली कोरोना का इम्पैक्ट मेल्ट डाउन हो जाएगा और इकोनॉमी वापस रिवाइवल की तरफ जाएंगी,
तो यही G20 कंट्रीज और IMF आपके पास आएंगे कि जो बाद में हमने आपको रिलीज दिया इसके रीपेमेंट प्लान्स क्या है आपके, वो आपको जाहिर है कि वो पैसे आपको माफ नहीं हो रहे हैं, वो आपको एक सर्टेन रिलीफ दिया है फॉर इफ मींस कि 1920 से आप 2021 में जाएंगे। ठीक है, उस वक्त आपके पास फिस्कल स्पेस नजर नहीं आ रहा है मुझे इस बजट में कुछ इसमें डेवलप। अच्छा देखिए, टारगेट है, हाँ ये इसके ऊपर आते हैं हम, रेवेन्यू साइड की टारगेट के ऊपर भी आते हैं, और फिर ये जो हमने बात कही कि पॉलिसी शिफ्ट की तरफ नहीं जाता बजट। एक होता है कि सेक्टर्स पे आप फोकस करते हैं, किसी को तो कुछ तो आपने एक्सप्लॉइट करना है, किसी एक सेक्टर को, उसी को एक्सपैंड करना शुरू कर दें, कहीं तो यू हैव टू हैव द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑल्सो। अब हैविंग सेड दैट कि इंटरनेशनली जाहिर है सारी इकोनॉमीज श्रिंक हो रही हैं बिकॉज ऑफ कोरोना, हमारी जो अपनी सिचुएशन है, हमारे एक्सपोर्ट्स को पहले भी इतने बेहतर नहीं थे। गो कि कल हफीज शेख साहब कह रहे थे कि बड़ी अजीब बात है, और अभी हमें इसको देखना होगा कि क्या वो पहले के ऑर्डर थे, क्योंकि प्री कोरोना जो है वो हमारे थोड़ी सी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, लेकिन बहरहाल अगर एक्सपोर्ट्स भी अभी नहीं हो सकते तो डोमेस्टिक इकोनॉमी को बूस्ट कैसे देंगे। हैविंग सेड दैट, जब हमें ये भी पता है कि जॉब क्रिएशन हुकूमत नहीं कर सकती, प्राइवेट सेक्टर के लिए किस किस्म के इंसेंटिव्स दिए हैं या देने चाहिए हैं अभी भी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो जैगम से भी अभी पूछेंगे ब्रेक से वापस आकर के सेंट्रल बैंक इस बजट को किस तरह सप्लीमेंट करेगा, दैट ऑल्सो काउंट्स अ लॉट। लेट्स टेक अ ब्रेक, ब्रेक से वापस आकर इन सारी बातों पर गुफ्तगू करेंगे रेहान अतीक साहब से और जैगम खान साहब से। वेलकम बैक। हमारी ये खुसूसी नशरियात, जैगम खान और रेहान अतीक साहब हमारे साथ हैं। ज़रा इस सेगमेंट में ज़रा रेवेन्यू के हवाले से बात कर लेते हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा सब्जेक्ट रहता है। जैगम, आप क्या समझते हैं, अभी रेहान ने ज़रा सा जिक्र किया था और मैंने कहा आगे चल के इस पर बात कर लेते हैं। हमारा हमेशा मसला रहा है, हम रेवेन्यू टारगेट्स मिस करते हैं, टैक्स पेयर्स जो हैं वो अब कहते ज़रूर है कि नए टैक्स पेयर्स को लेकर आएंगे, लेकिन वो लाने में भी हम नाकाम हो जाते हैं। अब आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि पिछले साल जो इन्होंने रेवेन्यू टारगेट दिया था वो भी सब कह रहे थे कि बहुत ज्यादा है, फिर इन्होंने एफबीआर की इस्लाहात का भी जिक्र किया था। अब जो ये कह रहे हैं, तो क्या ना और टैक्सेस नए नहीं लगा रहे, नो प्रॉब्लम, लेकिन क्या हमारे रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर किस तरह से बढ़ेगा, क्या नॉन रेवेन्यू टैक्सेस हम कर सकेंगे, और क्या यही वो चीज है जो IMF भी जोर दे रही है, एंड व्हिच मींस दैट यू गो फॉर प्राइवेटाइजेशन? देखिए, टैक्सेस की जहां तक बात है तो मेरा ख्याल है बात टैक्सेस लगाने, नए टैक्सेस लगाने या नए टैक्सेस बढ़ाने की नहीं है। पाकिस्तान में एक बड़ी आयरनी है। एक तो ये है कि पाकिस्तान दुनिया के उन मुल्कों में शामिल है जहां बहुत ही कम टैक्स कलेक्शन होती है, 10% GDP का भी आप बड़ी मुश्किल से कलेक्ट करते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान बहुत अनफेयरली टैक्स्ड मुल्क है, जहाँ पे जो आपका, अगर आप एक कंपनी रजिस्टर करा दे तो सरकार आपका रगड़ा लगाने पहुंच जाती है, आप एक दफा टैक्स जमा करा दें तो आपको परेशान किया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन का बोझ ये है कि गरीब से गरीब आदमी भी एक माचिस की एक दिया सलाई पर या अपने मोबाइल फोन को 20 रुपए लोड कराने पर हुकूमत को टैक्स देता है। बिल्कुल। उसमें दो चैलेंज है। एक तो ये है कि जो लोग टैक्स नहीं देते, पूरे सेक्टर्स हैं जो टैक्स नहीं देते, बदमाशी करते हैं, उनको हुकूमत फेस कर सके। ये पॉलिटिकल इकोनॉमी का क्वेश्चन है। मिसाल के ट्रेडर्स। अब दूसरी बात यह है कि आप टैक्सेशन के सिस्टम में वो रिफॉर्म लाएं कि आपके टैक्सेशन के सिस्टम में जो लूप होल्स हैं, उसके अंदर जो करप्शन है, जो इनएफिशिएंसी है, उसको खत्म कर सकें। सही। ये दोनों रिफॉर्म के प्रोसेस हैं, दोनों रिफॉर्म के प्रोसेस हैं, और दोनों बड़े मुश्किल, पॉलिटिकली डिफिकल्ट प्रोसेसेस हैं। एक तरफ आपने एफबीआर की ब्यूरोक्रेसी से आपने जो है वो झगड़ा लेना है, उनको रिफॉर्म करना है। दूसरी तरफ आपने जो बड़े बड़े मफादात के गिरोह हैं उनका सामना करना है। सही। तो हम देखा कि इन दोनों काउंट्स पर ये हुकूमत पहले ही नाकाम हो चुकी थी। आपने देखा किस तरह ट्रेडर्स के आगे घुटने टेक दिए गए, एफबीआर वालों ने कैसे चेयरमैन को निकाल के बाहर फेंका, और किस तरह टारगेट मीट नहीं हुए। बिल्कुल। ये टारगेट, अगर नए लोगों को टैक्स आप ब्रैकेट में लाते, जो सेक्टर्स टैक्स नहीं देते उनसे टैक्स लेते, तो आम आदमी पे बोझ डाले बगैर, बल्कि आम आदमी का बोझ कम करते हुए आप रेवेन्यू में इजाफा कर सकते थे। लेकिन वही पुराना नुस्खा कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं उन पे रगड़ा लगाते जाओ। फिर ये है कि जब बजट शुरू हुआ तो आप एम्बिशियस टारगेट्स बनाए। इस आप देखिए जो इन्होंने बनाया है,
अभी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 800-900 अरब रुपए इससे कम जमा होंगे। उसका नतीजा क्या निकलता है? देखिए, मामूली बात नहीं है, ये कुछ सिर्फ ऐसा वादा नहीं है कि हम इतने जमा कर लेंगे, 4,900 अरब जमा कर लेंगे। जब आपने ये कह दिया तो आपने तमाम की तमाम प्लानिंग उसके अगेंस्ट की है। बिल्कुल सही। तमाम प्रोविंसेस ने अपनी प्लानिंग उसके अगेंस्ट की है। और अगर वो रेवेन्यू जमा नहीं होता तो पहली तो बात है पूरा प्रोसेस गड़बड़ हो जाता है। दूसरी बात ये कि जब आपका रेवेन्यू जमा नहीं होता तो आप फिर बैंकों से लोन लेने भागते हैं, आप बजट डेफिसिट क्रिएट करते हैं। वो पैसा जो इंडस्ट्री को चाहिए, जो कारोबार के लोगों को चाहिए, जो आपकी इकोनॉमी को चाहिए, वो इकोनॉमी में जाने की बजाय हुकूमत ही उसको लोन ले लेती है। तो इन दोनों अकाउंट्स पर आप पिछले 2 साल में, अब कोरोना तो अभी आया, 3 माह पहले की बात है, इससे पहले 2 महीने में इनकी क्या परफॉर्मेंस थी, कितना इन्होंने टैक्स कलेक्ट किया था, पहले साल इनकी क्या परफॉर्मेंस थी, बदतरीन टैक्स कलेक्शन का साल था इस हुकूमत का। बट दे सेड कि 17% राइज कर रहा था रेवेन्यू कलेक्शन, बट ये कोरोना आ गया तो इस वजह से इट हैज ड्रॉप्ड। जी देखिए, कहां से राइज कर रहा था, पता नहीं किस हिसाब से ये कर रहे हैं कि राइज कर रहा था। पिछला साल जो कंप्लीट हुआ उसमें कितना राइज किया वो आप देख लीजिए। अभी साल कंप्लीट हो जाता तो कितना राइज कर देता। ये तो एक व्हाट इफ वाली बात है ना जी, राइज कर रहा था और बस कुत्ता जो है वो मेरा होमवर्क आके खा गया। तो बिल्कुल राइज नहीं कर रहा था, ऐसा नहीं लग रहा था कि राइज करेगा, लेकिन अब वो कह सकते हैं हर चीज कोरोना के खाते में डाल सकते हैं। और अभी ये अपना टारगेट, अभी वाला ही टारगेट ये अचीव करके दिखा दे, बहुत मुश्किल लगता है। हमें मालूम नहीं है कोरोना किस तरफ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, अभी का टारगेट भी बहुत मुश्किल है। रेहान अतीक साहब, नॉन टैक्स रेवेन्यू का तखमीना जो 1600 अरब लगाया गया है, तो क्या वी आर रियली लुकिंग एट प्राइवेटाइजेशन ऑफ सर्टेन एंटिटीज, नोइंग द फैक्ट कि पीआईए के चेयरमैन हैं जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही प्रेजेंटेशन भी दी, मजीद बेल आउट पैकेज भी मांगा है इस साल के लिए भी। सो आर वी रियली लुकिंग एट दैट, बिकॉज इस गवर्नमेंट ने तो पहले ये प्लान बनाया हुआ था ना, इंक्लूडिंग द पीटीवी, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, स्टील मिल, पीआईए, अ लॉट ऑफ क्या कहते हैं आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जिनको वो प्राइवेटाइज करेंगे। ये होता देख रहे हैं, और क्या आईएमएफ इनके ऊपर ये प्रेशर डाल रहा है कि इनको करना होगा अब? लेकिन जहाँ तक प्राइवेटाइजेशन की अगर आप बात देखें, एक्चुअल प्राइवेटाइजेशन पाकिस्तान में सबसे इफ्तिखार की रिजीम गई है, उसके बाद से आपका हुआ ही नहीं है। आपने सिर्फ ऑफर फॉर सेल लाके, चाहे वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, चाहे वो जुबैर साहब हों, आई थिंक आप किसी भी कंपनी के लिए शेयर्स बेच देते हैं 15-20% ओजीबीसीएल और पीपीएल पर, आप कहते हैं अपने प्राइवेटाइजेशन के अंदर इतना रेवेन्यू अचीव कर लिया। लेकिन दिस इज नॉट प्राइवेटाइजेशन। और ये टाइम जिसकी अब आप बात कर रहे हैं, इसमें आप बाहर लाएंगे कहाँ से, पहली बात है। इस वक्त ग्लोबली अगर आप और जिन कंपनीज की आप बात कर रहे हैं, डिस्ट्रेस एसेट्स हैं, ठीक है, डिस्ट्रेस एसेट्स की सेल भी डिस्ट्रेस तरीके से, उससे आपको रेवेन्यू हो सकता है देना ना पड़े, उल्टा पैसे आपको देख के कंपनियां चलानी पड़ जाए, ठीक है। जैसे आपने 90s में हुआ था कि आपने आईडीबीपी बैंक और अलाइड बैंक में 30-40 बिलियन इंजेक्ट किए थे, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन को आपने हैंड ओवर किया था। तो चाहे वो स्टील मिल हो, चाहे वो पीआईए हो, आई थिंक अगर आप किसी को डिस्ट्रेस एसेट प्राइसिंग पे बेचने जाएंगे तो आपको बायर भी मिल जाएंगे, सारी चीजें हो जाएंगी। एक्चुअली प्राइवेटाइजेशन का अभी आप ग्लोबली देखें, इस वक्त ना तो कोई मोमेंटम है, ना वो आपको प्राइस डिस्कवरी रिजीम है। इस वक्त अगर आप रोड शो करने की बात करते हैं, आपके पास ना तो बेसिकली इस वक्त टाइम है कि आप जाके इंटरनेशनल मार्केट्स में आके अपनी कोई कंपनी को शोकेस कर सकें। आई थिंक प्राइवेटाइजेशन तो मुझे बहुत टाइम ही लगती नहीं है कि अगले 4 से 6 महीने स्टील मिल या दूसरी चीजों को अगर आप आके लोकल किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को थ्रोवे प्राइस में बेच देते हैं, या फिर चाइनीज कंपनीज को आके इंटरेस्ट शो कर देते हैं, दैट विल बी एंटायर different story. So then how are they going to collect the tax revenue and the non tax revenue का जो टारगेट इन्होंने रखा है? कुछ चीजें इन्होंने जैसे की हैं, इन्होंने बेसिकली पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने की बात की है। 267 बिलियन या 268 बिलियन इन्होंने लास्ट ईयर कलेक्ट किया था, इस साल उन्होंने 490 बिलियन की ऑलरेडी उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया। इट मींस के 1 जुलाई ऑनवर्ड ये बेसिकली 250 बिलियन का इन्होंने रूम वहाँ क्रिएट करने की कोशिश की है कि ये प्राइस ये पेट्रोलियम लेवी से कुछ पैसे रेस करेंगे। दूसरा, अगर आप एक चीज को इंटरेस्टिंग देखें, इन्होंने बोरिंग में जो डेट फाइनेंसिंग के जो नंबर्स है वो 9% बढ़ा के दिखाए। लास्ट के साल उनका पिछले साल से प्रीपेमेंट जो है वो 9% ऊपर होगा। लास्ट ईयर से आज के दिन तक 5.5% रेट आपका नीचे आ चुका है। अगर हम बात करते हैं कि जी आपका ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन से ऊपर की आपकी डेट सर्विसिंग की कॉस्ट रिड्यूस हो गई है नेक्स्ट ईयर के लिए, लेकिन आप जो 300 जो आप बार बार कहते हैं स्टेट बैंक से बोरिंग नहीं कर रहे, अगर आप इस वक्त बैंकिंग सेक्टर के हालात देखें तो इस वक्त 2 ट्रिलियन के करीब तक का ओपन मार्केट ऑपरेशन रन हो रहा है। और ये आज की ये थ्योरी नहीं है, ये शौकत अजीज साहब के ज़माने से स्टार्ट हो चुकी है कि आप स्टेट बैंक को जब बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं और उनको एक
30-35 पैसे का पॉजिटिव स्प्रेड दे देते हैं, वो स्टेट बैंक से बोरो करते हैं और बैंक में जाके गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स में या पीआईबीज में इन्वेस्ट कर देते हैं। और इस साल अगर आप बैंकों के रिजल्ट देखिएगा तो उसमें आई थिंक आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम मेजर जो उनका इस वक्त नंबर्स होंगे उसमें स्टेट बैंक और बैंकों के कैपिटल गेन्स के नंबर आएंगे। 300-200 बिलियन की 200-150 बिलियन के उनके कैपिटल गेन्स आए हुए हैं एक साल में। 10 ईयर बॉन्ड के अगर किसी का 250 बिलियन का पोर्टफोलियो था तो उसको 70-80 बिलियन का गेन्स खड़े हो गए आके। तो ओवरऑल इकोनॉमी तो सबसे बड़ा लूजर कौन रहा? बैंक, गवर्नमेंट खुद रहेगी। गवर्नमेंट ने लास्ट पूरे साल हाई इंटरेस्ट पे किया कि जी हमने शायद हॉट मनी की वजह से टीवीज में इन्वेस्ट करेंगे। तो आई थिंक उस वक्त आपने पूरा एक टाइम जैसा जाया कर दिया कि आप वही पेपर जो आप इंटरनेशनल मार्केट से लोकल इन्वेस्टर को लाके दे रहे थे वही अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में फ्लोट कर देते 2 साल 3 साल 4 साल के पेपर, तो आई थिंक आपको आज ये जो आप बात कर रहे हैं कि अगले साल रीपेमेंट आप करेंगे कहाँ से, तो आई थिंक ओवरऑल अगर आप देखें तो आई थिंक सेंट्रल बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से मुझे कम्युनिकेशन गैप्स लगते हैं। आई थिंक इनको ऑन बोर्ड आना पड़ेगा। और जो स्टेट बैंक कैसे वही सेंट्रल बैंक सप्लीमेंट कैसे करता है इस बजट को, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टेट बैंक का जो आप ये देखें पूरा मैकेनिज्म है वो फिस्कल साइड से आपके मॉनेटरी पॉलिसी को बेसिकली मॉनिटर करने की बात करते हैं। उन्होंने इंटरेस्ट रेट को किया है, रिलीफ को दे रहे हैं, उन्होंने ऑलरेडी काफी सेक्टर्स को दे दिया है। देखिए हम जब कैपिटल मार्केट में होते हैं हम कहते हैं कि जब आप इंटरेस्ट रेट जीरो कर दें, आप मोमेंटम जब तक क्रिएट नहीं होगा बिजनेस डेवलपमेंट का, जब तक आप चाहे 2% पे भी पैसे दें, ग्लोबल आई थिंक इकोनॉमीज में पैसे बहुत सस्ते मिल रहे हैं। लेकिन वो इकोनॉमीज फिर भी नहीं चल रही हैं, वो इकोनॉमीज फिर भी नहीं चल रही हैं। सही। हमारी एक ही सक्सेस है लोकल कंजम्पशन जब तक आप नहीं बूस्ट करेंगे, और हमारी कंपनीज का भी इसमें प्रॉब्लम है, खाली ये नहीं है कि गवर्नमेंट को फेलियर है। लास्ट पूरा साल हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने मौके जाया कर दिए। हम हमेशा कहते थे फूड एंड बेवरेज सेक्टर है या फूड सब है या ग्लोबल, आज तक हम एक जो चीज और न्यूटेला का रिप्लेसमेंट पाकिस्तानी कोई कंपनी ने बना के दी, जबकि वही कंपनियां पाकिस्तान में यूनिलीवर और नेस्ले ऑपरेट कर रही हैं। आज भी आप वो इलीगल तरीके से टर्किश प्रोडक्ट और ये सारी चीजें इंपोर्ट करते चले जा रहे हैं। तो आई थिंक हमारा ओवरऑल सिस्टमिक फेलियर है, जिसकी वजह से आई थिंक मुझे नहीं लगता कि अगले 3 से 4 महीने आपको कोई मेजर रिलीफ मिल पाएगा। ओके, अब क्योंकि एक आपने मईशत का जिक्र भी किया और मईशत के हवाले से जो इन्होंने ये भी कहा कि जीडीपी दे आर गोइंग टू टेक अप टू ऑलमोस्ट 2% या 2.1% का इन्होंने कहा है आज, उसके लिए क्या ज़रूरी है जब हमें ये भी पता है कि इंटरनेशनल इकोनॉमीज श्रिंक कर रही हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स एज सच इतनी चीज़ें हम नहीं बनाते जो मार्केट में एक्सपोर्ट मतलब दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकें, तो क्या अब हमें डोमेस्टिक इकोनॉमी की तरफ, जॉब क्रिएशन की तरफ देखना होगा? उसके लिए फिर पैसा कहाँ से आएगा और उसके लिए हुकूमत ने क्या कुछ रखा है? किसी सेक्टर को एक्सपैंड करने की बात हो या किसी सेक्टर के ऊपर इंसेंटिव्स देने की बात हो, क्या ऐसा इस बजट में कहीं है? क्या बिजनेस सेक्टर खुश है? लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का हमने पहले ही देख लिया था जो मनफी में है, जिसके कल इकोनॉमिक सर्वे के दौरान सब बहुत सारे अहदाफ हैं जो कि मिस भी हुए और नेगेटिव में गए हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। रेहान अतीक साहब CEO शजर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड हमारे साथ हैं, ज़ैकम खान साहब हमारे साथ हैं। वफाकी बजट 2020-21 में हम ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ना है, जो इकोनॉमी को कम से कम ऐसे 2 GDP जो उन्होंने कहा 2% GDP लेकर आना है, इसमें क्या कुछ किया जा सकता है? कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो कि हमारे फ्लरिश कर सकते हैं या जिन पे थोड़ा सा इंसेंटिव दे के कुछ बेहतरी लाई जा सकती है, क्योंकि अहदाफ तो इस हुकूमत ने इस साल के मिस किए हैं और जैसे मेरे मोहतरम मेहमान कहते हैं कि हर कुछ आप कोरोना पर नहीं डाल सकते। ज़ैकम, लेट्स कम टू डोमेस्टिक इकोनॉमी। डू यू थिंक कि इस डोमेस्टिक इकोनॉमी के पहिया चल सकता है? कम से कम इससे जॉब क्रिएशन भी होगी और कुछ तो बेहतरी आ सकती है, या आप समझते हैं कि उसके लिए भी तो पैसा चाहिए है और ये बहुत मुश्किल है इस वक्त डोमेस्टिक इकोनॉमी को भी बूस्ट देना? देखिए, जब ये कोरोना वाला मामला शुरू हुआ तो कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि पाकिस्तान उन मुल्कों में है जो कोरोना से बहुत ज्यादा महफूज रहेंगे, और उसकी लॉजिक ये थी कि पाकिस्तान का एक्सपोर्ट का एक्सपोजर बहुत कम है, पाकिस्तान की जीडीपी में एक्सपोर्ट्स बहुत कम है, यानी एज पार्ट ऑफ जीडीपी हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट्स नहीं करते। सही। तो इसलिए पाकिस्तान को बहुत नुकसान नहीं होगा। पाकिस्तान की जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा, गालिबन 90% हिस्सा जो है वो डोमेस्टिक इकोनॉमी, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिक इकोनॉमी पे
बहुत ही तबाहकुन इम्पैक्ट आया है इस चंद महीनों के नतीजे में ही, या जो हुकूमत कह रही है कि इस चंद महीने के नतीजे। आप देखिए कल जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जब प्रेजेंट हुआ तो आपने देखा कि सिवाय एक सेक्टर तमाम सेक्टर्स का बहुत ही बुरा हाल हुआ। आपने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात की जिसकी जो कंट्रैक्ट कर गया है 2.6%, यानी कि ऐसा सेक्टर जो बहुत बड़ी तादाद में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, जो प्रोड्यूस एक्सपोर्ट जिस पे बेस्ड है और जिसकी सरप्लस पे एक्सपोर्ट बेस्ड है, जिस पे इतनी एक्टिविटी बेस्ड है। उसके बाद आपने देखा कि सर्विसेज सेक्टर भी 3.4% कंट्रैक्ट कर गया, जबकि हमारे सर्विसेज सेक्टर का भी बहुत ज्यादा इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं है। हमारी सर्विसेज ज्यादा होम मार्केट के लिए ही होती है। अब कह तो ये रहे हैं कि -0.4% इकोनॉमी कंट्रैक्ट हुई है जी, लेकिन आप ये देखिए कि ये आपको 0.4% सिर्फ इस वजह से नजर आ रहा है कि आपकी एग्रीकल्चर ने ग्रो किया है। यदि 2.67% एग्रीकल्चर ने ग्रो किया है तो आपको बज़ाहिर नजर आ रहा है कि सिर्फ 0.4% श्रिंक किया है। आप एग्रीकल्चर को एक तरफ रख दीजिए, फिर आप देखिए कि कितनी ज्यादा इकोनॉमी कंट्रैक्ट हुई है। ओह माय गॉड। और दूसरी बात आप देखिए, जब भी आप कंट्रैक्शन या ग्रोथ के फिगर देखें तो एक चीज पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में जरूर ज़हन में रखें और वो है पाकिस्तान का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। पाकिस्तान में दुनिया के उन मुल्कों में है जहां का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ही ज्यादा है। हमारे आसपास के मुल्कों से, ईरान से, भारत से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से हमारी आबादी के बढ़ने की रफ्तार दुगनी या दुगनी से ज्यादा है। वहां 1.1%, 1.2% है सालाना, तो पाकिस्तान में 2.4% तक पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। यानी अगर आपका ग्रोथ रेट, इकोनॉमी का ग्रोथ रेट 2.4% हो तो आपका पर कैपिटा ग्रोथ रेट जो है वो 0 बनता है। और अगर आपकी इकोनॉमी 0.4% आपकी कंट्रैक्शन हो तो आप समझिए कि आपकी पर कैपिटा जो कंट्रैक्शन है वो 3% है। इस वक्त भी आपका पर कैपिटा जो नुकसान है, एक फर्द के हिसाब से आपकी इकोनॉमी 3% कम हुई है। ये वो नुकसानात होते हैं कि जब आप सोशल सेक्टर पर तवज्जो नहीं देते, जब आप लोगों को तालीम नहीं देते, उनको सेहत नहीं सिखाते, तो फिर आप एक दिन सुबह को उठ को उनको आप मास्क पहनना नहीं सिखा सकते। आप उनको सुबह को सोशल डिस्टेंसिंग नहीं सिखा सकते। तो फिर ज़ैगम, क्योंकि आप मुझे बताएं ना, फिर अगर आप ये कहते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स का जो जुज है इन जीडीपी इज नॉट सो लार्ज एंड मोस्ट ऑफ इट इज डोमेस्टिक इकोनॉमी, तो अब उसको चलाने के लिए क्या करना होगा? देखिए, आप देखिए कि जो सेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और निग्लेक्टेड भी हैं। एग्रीकल्चर एक ऐसे सेक्टर है जो पूरी दुनिया में बदतरीन हालात में ग्रोथ का फैक्टर रहेगा। ये वो कमोडिटीज प्रोड्यूस करती है जिसकी जरूरत दुनिया में खत्म नहीं होगी। सही। हमारे चावल की जरूरत फिर भी दुनिया को रहेगी, डोमेस्टिकली भी रहेगी। एग्रीकल्चर की पर तवज्जो देना, उसकी ग्रोथ को बढ़ाना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज आप देखिए, जो आपका स्मॉल और मीडियम एसएमई सेक्टर जी, सेक्टर आपकी मईशत का कोई 35-40% होता है और आपकी लेबर फोर्स जो इस वक्त 6.5 करोड़ है, उसकी तकरीबन आधी लेबर फोर्स को आपका एसएमई सेक्टर जो है वो केटर करता है। और इस वक्त सबसे बड़े ट्रबल में एसएमई सेक्टर है। और बात का खतरा है कि जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस है वो बंद हो सकती है। सो मैं कता कलामी करूंगी ज़ैगम आपकी माजरत के साथ, क्योंकि वी हैव टू ब्रेक फॉर द न्यूज़। यहीं से आकर डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपने कहा कि किन सेक्टर्स को बढ़ाना चाहिए। रेहान अतीक साहब क्या समझते हैं, और क्या गवर्नमेंट इस वक्त इन सेक्टर्स को, जिनको आप हजरात कहेंगे, फोकस करती नजर आ रही है या नहीं? इस पर बात कर लेंगे। एक न्यूज़ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। बजट 2020-21 और ये भी बात करेंगे कि वफाकी बजट क्या इतना अहम रहा है या अब सूबाई बजट जो होते हैं वो सबसे ज्यादा अहम आपको लगते हैं? लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। वफाकी बजट 2020-21 पर तबसरा ले रहे हैं ज़ैगम खान साहब से और रेहान अतीक साहब से। रेहान साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। जो हम बात कर रहे थे कि डोमेस्टिक इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए किन सेक्टर्स पर तवज्जो देनी चाहिए और क्या ये हुकूमत आपको देती हुई नज़र आ रही है? देखिए, अगर आपको लोकल कंजम्पशन को बूस्ट करना है तो आपको आई थिंक
दो मेजर सेक्टर हैं जिसको अगर आपको काफी जो है हाईलाइट करना पड़ेगा। एक है आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर, नंबर 2 है जो सबसे मेन है वो है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर। आई थिंक पाकिस्तान उन चंद खुशकिस्मत कंट्रीज में से है जिस पूरा हमें जहाँ बहुत सारी नेगेटिव्स हैं अबाउट द लॉकडाउन जो प्रोसेस गवर्नमेंट ने किया। एक चीज जो इस पूरे 4 महीने के प्रोसेस में 3 महीने में आप देखेंगे, पाकिस्तान की सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन पाकिस्तान के अंदर इंटैक्ट रहा है। आप चाहे कोई भी चीज ले लें, प्राइस इंक्रीज नहीं हुई है। मतलब अगर आप वो कार्टेलाइजेशन इज डिफरेंट स्टोरी, कि आप कहेंगे कुछ शुगर की प्राइसेस बढ़ गई हैं, वो हो गई, लेकिन मैं पेरिशेबल कमोडिटीज की बात करता हूँ, चाहे वो फ्रूट ले लें, चाहे वो आप कोई भी आपका वेजिटेबल्स ले लें, आपको एक तो ये नहीं हुआ शॉर्टेज हुआ। और हम कहीं किसी चीज में हो ना हो, हम वहाँ पे अब चीज ये होती है कि अगर हम सप्लाई कंटिन्यूटी देंगे तो आई थिंक वहाँ पे आपको ना तो फूड पे रश नजर आएगा, ना ही लोगों ने कोई जाके होर्डिंग से नहीं जाके कि जी शुरू के अंदर जरूर हुआ था। तो आई थिंक पाकिस्तान की सर्वाइवल जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को रिवाइव करने में है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन आपके पास 70% वेस्ट हो जाता है। चाहे इसी सीजन में हमने होलसेल मार्केट में 3 रुपए 4 रुपए किलो टमाटो भी देखे और हमने इसी 3 महीने का 200 रुपए किलो भी देखे। इट मीन्स कि हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन को बूस्ट करता है इतना बड़ा गैप है। अच्छा, रिटेल सेगमेंट में आ जाए तो वो आपको उतना ट्रांसफर होती हुई चीजें नजर नहीं आ रही होती। तो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको अपनी एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड जितनी भी फील्ड है, चाहे वो कोल्ड स्टोरेज हो या फिर आपके ऐसी चीजें हों जहाँ से आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगा, आप ग्लोबल मार्केट का हिस्सा भी बने और लोकल डिमांड भी पूरी करें। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपकी जो कंपनीज है उनको पाकिस्तानी प्रोडक्ट, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट हो चाहे वो बेवरेजेस प्रोडक्ट हो, उसको उस लेवल पे लेके आना पड़ेगा जो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करें। देखिए, बायर 200 मिलियन 250 मिलियन लोगों की मार्केट है ये। इस मार्केट में यू कांट गो रॉन्ग, खासतौर पे लोकल कंजम्पशन चीजों में। गवर्नमेंट ने शुरू में काफी किया लेकिन मुझे नजर नहीं आया, स्पेशली हमने शुरू में स्टॉक मार्केट में देखा तो वो स्टॉक्स जो कि बेसिकली फूड से रिलेटेड थे उन्होंने बहुत हाई किया, लेकिन एंड ऑफ द डे जाके देखा कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुई है, ना उसकी क्वालिटी इंप्रूव हुई। आज बटर की बात करें, लोकल बटर आपको 200 रुपए 50 रुपए का मिलता है, इम्पोर्टेड 500 550 का है। लेकिन पीपल शुरू में लोगों ने कहा कि हम लोकल की तरफ जाएंगे, लेकिन क्वालिटी का इतना ह्यूज डिफरेंस था कि वो ठीक है इम्पोर्टेड, उन्होंने डेनमार्क का बड़ा बटर छोड़ के वो टर्किश बटर पे आ गए जहाँ पे उनको पाकिस्तान के प्रोडक्ट की प्राइसिंग के करीब आने। So for all this गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को जाहिर है इनवाइट करती है, इंसेंटिव्स देती है, वो भी एज सच नजर नहीं आ रहा, बिकॉज अदरवाइज आप अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए भी तो जाहिर है प्राइवेट सेक्टर ही आएगा। देखिए मैं आपको बताऊं कि इस वक्त आपके पास फूड सेक्टर में सफिशिएंट आई थिंक सेक्टर गुड कंपनीज मौजूद हैं। यूनिलीवर बैठा हुआ है, नेस्ले आपके मुल्क में बैठा हुआ है, एंग्रो आपके मुल्क में बैठा हुआ है, फिर आप निशाद ग्रुप खुद आ गए हैं, लकी वाले भी आ गए हैं, ये सारे बड़े ग्रुप्स हैं, इनका अपना स्टेक बहुत हाई है और आई थिंक आप इनको देखें। लेकिन बात वही हो रही है कि आज भी आप एक ही प्रोडक्ट, एक ही ब्रांड की 2 प्रोडक्ट उठा लें तो आपको उनकी क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। वही आपका शैम्पू आप पाकिस्तान का बना हुआ लें, उसी ब्रांड का शैम्पू आप इम्पोर्टेड लेते हैं तो आपको उसकी क्वालिटी में भी फर्क नजर आता है, क्वांटिटी में भी फर्क नजर आता है, और पता लगे इंग्रेडिएंट्स हैं, वो पता लगे अल्कोहल लेवल किसी में बहुत हाई है, किसी में कम है। तो सारी चीज ये है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जो कंपनीज खुद भी हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग ह्यूज हो रही है, इंटरनेशनल मार्केट से घूम के आता है, आपके यहाँ रॉ मटेरियल की कॉस्ट इज मच हायर देन आई थिंक इंटरनेशनल मार्केट। FTA आपने साइन किए हुए 4 कंट्री से घूम के सारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज मंगा रही हैं। तो जब तक स्टेट बैंक, FBR ये ट्रेड बिजनेस को नहीं मॉनिटर करेगी कि भाई कि आपके यहाँ जो प्राइसेस है, अगर एक टर्किश या इम्पोर्टेड प्रोडक्ट आपकी प्राइस से सस्ती मिल रही है तो कोई नहीं आएगा आपके लेने आपके प्रोडक्ट को। सही। तो आई थिंक फूड सेक्टर है। कंस्ट्रक्शन की तरफ आ जाए, आपने कंस्ट्रक्शन में बहुत सपोर्ट किया है और सब बेसिकली आपने तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट को और सबको इंसेंटिवाइज किया कि आप नई यूनिट्स बनाए, चाहे वो लो हाउसिंग में बनाए। आई थिंक हम आपको इंसेंटिवाइज करेंगे। प्रॉब्लम क्या है? सप्लाई तो आज भी बहुत मौजूद है। आप कराची देख लें, बैरिया टाउन यहाँ से स्टार्ट करें 26 किलोमीटर से अंदर तक है, सारा खाली पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो उसके प्राइसेस बढ़ रही हैं और उससे बेहतर आप ये कहते हैं कि जी स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोडक्ट है, सब कुछ है, लेकिन आज भी
आपको एक विला का रेंटल 30,000 रुपए, कोई बंदा अगर जाकर लेता है तो उसको कहाँ पे डिमांड है? सो कंस्ट्रक्शन creation इंडस्ट्री is a को problem. हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, डिमांड क्रिएशन इज अ प्रॉब्लम। बट डू यू नॉट थिंक कि आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की, क्योंकि बात भी बहुत करते हैं प्राइम मिनिस्टर, उसको तो इंसेंटिव दे रहे हैं, नया पाकिस्तान के लिए भी इतने अरब रुपए इन्होंने 1.5 की है, लेकिन बायर किधर है आपके पास, उसको क्या इंसेंटिव है? देखिए, बायर को जब आप इंसेंटिवाइज करते हैं या बायर को जब आप कहते हैं खरीदें, तो आपका मैकेनिज्म गलत है। आप बैंकिंग सेक्टर के जरिए जाएंगे, आप कभी भी अपनी प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगे। आपको बेसिकली बायर के करंट रेंटल वैल्यू को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, चाहे वो 20 साल में या 25 साल की प्राइसेस करके, कि हर साल 10 से 15% का क्या रेज दिखा के कि ये आप जो दे रहे हैं आपकी करंट रेंटल वैल्यू की इक्विवेलेंटली आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी है, जिसके लिए आपको किसी बैंक पे जाकर अपने 50,000 खानदान वालों की आपको सैलरी स्लिप देकर, जो बेचारा लो कॉस्ट हाउसिंग वाला है वो डेली वेजेस है, उसको उसके पास ना तो बैंक अकाउंट है, ना उसके पास कोई जिसे कहा जाए कि 30% डाउन पेमेंट देने के लिए कोई पैसे हैं उसके पास। तो आपको बेसिकली उस एसेट जो आप गवर्नमेंट क्रिएट कर रही है उसको आपको एसेट करना पड़ेगा, चाहे वो आप इस्लामिक स्ट्रक्चर बनाएं, और आपको उसको जो है उसकी जो इस वक्त करंट जो रेंटल वैल्यूज हैं उसमें आप 20% 30% राइज देके जो भी करके, और आपको उसको, ताकि ये कंफर्ट हो कि ये तैयार प्रोजेक्ट है, सही, हम इसमें मूव हो रहे हैं फ्रॉम डे 1, और हम 30 साल में हमारा नाम होगा या 20 साल में हमारा नाम हो जाएगा, लेकिन हम शिफ्ट हो गए कि ओनरशिप हमारा नाम है। बिल्कुल, अब हम इस प्रॉपर्टी के अंदर हैं। हाँ। लेकिन अगर आप स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स में जाएंगे, बैंकों से फिर वो आपको फाइनेंसिंग लेनी पड़ेगी, बैंक आपको 30% डाउन पेमेंट मांगता है, फिर वो कहता है कि जी जब तक स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हम फंडिंग कर ही नहीं सकते। देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जब आप स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें बैंक फाइनेंसिंग, मॉर्गेज फाइनेंसिंग कर ही नहीं सकता है। वो कहता है जब तक 80 से 85% प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड नहीं हो चुकी तब आपको लोन नहीं देंगे। उस वक्त तक आप एक रेंटल हाउस में भी रह रहे हैं और आपको ये मॉर्गेज के पैसे भी देने, तो वो आप कर नहीं पाएंगे। तो गवर्नमेंट को इनिशियली उस एसेट को बिल्डअप करना पड़ेगा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के जरिए या खुद उसमें थोड़ा सा प्राइस प्रीमियम लेना है आपको इंटरेस्ट रेट का, वो डाल दें उसमें। So only giving incentive to construction industry will not, I mean it doesn't function like that. आपको बायर को भी वही इंसेंटिव देना होगा। थैंक यू सो मच रेहान अतीक साहब कि यू वर पार्ट ऑफ दिस। मैंने आपका टाइम भी ज्यादा लिया एज आई हैड आस्क्ड यू कि हमें कम से कम 1 घंटा दें, बट इट हैज बीन वेरी इंटरेस्टिंग आपके कमेंट्स। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी भी हमें ज्वाइन करेंगे। एक ब्रेक लेती हूँ और फिर उसके बाद हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। वेलकम बैक। हमारी ये खुसूसी नशरियात बजट 2020-21 में ज़ैगम खान साहब हमारे साथ हैं। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी, माहिर माशियात हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया है। मेरे ख्याल से ज़ैगम पहले ज़रा ओपनिंग रिमार्क्स ले लेते हैं डॉक्टर शाहिद से ऑन दिस बजट दैट इज़ प्रेजेंटेड टुडे। डॉक्टर साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? डॉक्टर शाहिद आप मुझे सुन सकते हैं? मेरे ख्याल से डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी को मेरी आवाज़ नहीं आ रही। ज़ैगम कमिंग टू यू, क्योंकि हम बात कर रहे थे डोमेस्टिक इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कुछ तो करना होगा, अदरवाइज ये जो प्रोजेक्शन दी है आज विफाकी हुकूमत ने कि आपका जीडीपी ग्रोथ अराउंड 2.1% तक रहेगा, डू यू सी दैट हैपनिंग विदाउट गिविंग एनी सच इंसेंटिव्स टू सेक्टर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके लिए लुक्रेटिव साबित हो सकते हैं फॉर योर इकोनॉमी? देखिए नहीं हो सकता। एक तो खाली इंसेंटिव्स की बात नहीं है। इंसेंटिव्स जो हमने देने हैं वो ठीक जगहों पे देने हैं, उनको नहीं देने जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर शुगर मिल वाले जो हैं वो किसानों के नाम पे सब्सिडी ले जाते हैं जी। इसी तरीके से ट्रैक्टर बनाने वाले किसानों के नाम पे सब्सिडी ले जाते हैं, खाद बनाने वाले किसान के नाम पे सब्सिडी ले जाते हैं। तो एक तो आपने जो सपोर्ट है वो ठीक जगह पे पहुंचानी है। सही। दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसी लॉन्ग स्टैंडिंग आपने तब्दीलियां पैदा करनी है, क्योंकि इस वक्त मसला सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक फिगर्स का नहीं है, मसला सिर्फ जॉब्स का नहीं है, मसला लाइवलीहुड्स का है। लोगों की जिंदगियां, लोगों के रोजगार की ही नहीं, लोगों का खाना पीना, उनका डिस्प्रिन की गोली, उनके बच्चे की दवा, उनकी बच्चे की फीस एट स्टेक है। तो वो बहुत सारी तब्दीलियां जो हमने साल से नहीं की, और एक हद तक वो पिछली हुकूमतों का बैगेज है, हमारी जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है उसका पार्ट है। जिस तरीके से पाकिस्तान को क्रोनी कैपिटलिस्ट ने यरगमाल बनाया हुआ है। मिसाल के तौर पर इससे पहले जो गुफ्तगू हो रही थी उसमें साहब एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे और एग्रीकल्चर की सेंट्रलिटी की बात कर रहे थे इकोनॉमी ग्रो करने में। आप देखिए एग्रीकल्चर पर जब भी आप बात करते हैं तो आप दो बातें करते हैं। एक तो ये कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन कैसे ज्यादा की जाए,
दूसरी बात यह है कि अच्छी ग्रेडिंग कैसे की जाए कि अच्छी चीज को आप अलग कर सकें बुरी चीज से, और जो लॉसेज हैं उसको कैसे कम किया जाए। देखिए ये बहुत ही एक थोड़ा हिस्सा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्ट बनाने वाला है उसकी इकोनॉमी पर गौर करें, आप उसकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर फूड, अक्सर जो चीजें हैं, आप हॉर्टिकल्चर को लीजिए, सब्जी और फलों को लीजिए, जो फल आप 100 रुपए में खरीदती हैं, किसान को उसका बमुश्किल 15 से 20 रुपया मिलता है। इसका मतलब क्या है कि पूरी वैल्यू चेन इतनी फॉल्टी है कि वो सेब बगैर किसी वैल्यू एडिशन के 5 दफा हाथ बदल कर 4 मुख्तलिफ लोगों को मुनाफा देते हुए आपके पास 100 रुपए में पहुंचता है, किसान को सिर्फ मिलता है 20 रुपया। फिर आप ये देखिए कि तरह तरह के क्रोनी कैपिटलिस्ट, उनके अरबों रुपए बनाने की वाहिद तरीका ये है कि वो किसानों की एक्सप्लॉयटेशन करें। पहले दहाइयों तक सस्ती कपास लेकर सस्ता धागा बनाकर इंडस्ट्री आपका दुनिया भर में डंप करता रहा, उसको कोई इस चीज का इंसेंटिव नहीं था कि वो कपड़ा बनाए, अच्छा कपड़ा बनाए, उसके बाद वो आप गारमेंट्स बनाने की तरफ जाए। वो क्यों जाए? वो उस फर्क से ही इतना कमा लेता है। बिल्कुल सही। इसी तरीके से अब शुगर की रिपोर्ट सामने आई है जो बताती है कि किस तरीके से फार्मर्स की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। यानी फार्मर्स के हिस्से का पैसा गरीब तरीन आदमी की जो दौलत है वो मुल्क के अमीर तरीन और ताकतवर तरीन आदमी की जेब में जा रही थी। आप इन डिस्टॉर्शंस को ठीक नहीं करेंगी तो एग्रीकल्चर जिसमें पाकिस्तान की आधी आबादी की रोजगार जिससे वाबस्ता है, उसके हाथ किस तरह बेहतर हो सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह कंस्ट्रक्शन सेक्टर की उन्होंने बात की। आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर को देखिए, इसको 2 हिस्सों में आप आसानी से तकसीम कर सकते हैं। एक वो हिस्सा है जो लैंड माफिया है, जो सिर्फ सस्ती जमीन लेके प्लॉटिंग करके और वो बेचता है, और एक तरह के उन्होंने वो बैंक क्रिएट किया, उसका कोई मकसद नहीं है सिवाय इसके कि प्रोडक्टिव इकोनॉमी से पैसा निकालकर एक नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर में फेंक दिया जाए। एक प्लाट जो खुले आसमान के नीचे 30-30 साल तक पड़े उसमें वो पैसे दबा दिए जाए, जिसका कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्ट नहीं है। सही। तो घर बनाने वाले भी ज्यादा आप देखिए एसएमईज हैं या लोग अपने घर बनाते हैं। ये जो तब्दीली लेकर आनी थी, जो कि आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारा बैगेज जो है, चाहे वो वैल्यू चेन का हो, चाहे जिस तरह से यहाँ पर वैल्यू एडिशन नहीं की गई। अगर आपने कॉटन का भी एग्जांपल दिया, गारमेंट्स का दिया, एक्सपोर्ट्स को भी अगर हम देख लें, वी नेवर ट्राई समथिंग न्यू, तो क्योंकि हम पहले इतना पैसा कमा चुके होते हैं डिफरेंट जगहों से, जिस तरह से आपने ये बताया। तो क्या ये हुकूमत भी आपको इन तमाम चीज़ों को कहीं से तब्दील करती नजर नहीं आ रही? सैगम बिल्कुल नजर नहीं आ रही। अभी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान की जो 3 बड़ी पार्टियां हैं, ज़ियाउल हक के दौर से ये काम शुरू। ज़ियाउल हक ने क्या काम किया? ज़ियाउल हक एक तो पॉलिटिशियंस को बिजनेस में लाया, दूसरा उन्होंने बिजनेसमैन को पॉलिटिशियंस बनाया, यानी क्रोनिक कैपिटलिज्म पैदा हुआ, और सिर्फ जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वैल्यू एडिशन करे, compete करे, स्टेट की प्रोटेक्शन की वजह से वो अरबों रुपए बनाता है। सही। अब तीनों जो बड़ी पार्टियां हैं, आप देखिए कि उनका रोजगार अब तक शुगर मिलों पर चल रहा है। हाँ, बिल्कुल। अब आके शायद इस हुकूमत का टूट जाए। सबसे टूटता तो नजर नहीं आता। सही। इसमें ये है कि अच्छे शुगर वाले और बुरे शुगर वालों के दरमियान में कोई फर्क बनता हमें नजर आ रहा है। अच्छा, लेकिन रिफॉर्म की तरफ जाते तो अभी तक नजर नहीं आ रहे। अच्छा, हमें डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी ने अब ज्वाइन कर लिया। आई होप कि ऑडियो का इशू रिजॉल्व हो चुका हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी फॉर ज्वाइनिंग अस। माहिर माशियात हैं सर। आज का जो विफाकी बजट पेश हुआ, जिसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, कोरोना वायरस जो है वो एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से मौजूदा हुकूमत ये समझती है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसने जो मईशत जो शायद बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रही थी उनके बकौल, उसको धचका लगा इस कोरोना से। इस पूरे बजट पे मैं चाहूँगी जो आज पेश किया गया है, आपके ओपनिंग रिमार्क्स चाहूँगी कि इन जनरली आपको क्या लगता है, कोई रियलिस्टिक बजट है, इससे बेहतर नहीं हो सकता था मौजूदा सूरत हाल में? बहुत शुक्रिया आपका। मैं बजट पर कमेंट करने से पहले आप इजाज़त दें, मैं 2 मिनट ये बता दूं कि ये बजट किन हालात में पेश हुआ है और आया वो जो खराबियां हैं उसको दूर करने की कोई कोशिश इसमें नजर आती है नहीं। ये बुनियादी नुकता है जी। तो आप देखिए कि जब ये हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई तो स्टेट बैंक के मुताबिक हमारी ग्रोथ रेट जो था 5.5% था। बिल्कुल सही। और उससे 1 साल
5.2%, ये एस्टेब्लिश था। अब 2019 में 30 जून 2019 को जब कोरोना वगैरह कुछ भी नहीं था, तो ये ग्रोथ रेट गिर के हो गई 1.9%। जी। ये जो 1.9% है, ये पिछले 59 वर्षों में 5th वर्स्ट परफॉर्मेंस है। और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव में चला गया, जहां से कि ग्रोथ आती है। अब आ गया 2020, फरवरी तक तो कोरोना नहीं था जी। तो फरवरी के जो प्रोजेक्शन थे वो ये थे कि 2% से ज्यादा ग्रोथ नहीं होगी, जो 60 साल में छठी वर्स्ट परफॉर्मेंस होती है। तीसरी बात यह है कि ये सब हुआ क्यों। एक फिगर मैं आपको दे रहा हूँ, मजमूई बैरूनी सरमायाकारी, करेक्टनेस की जिम्मेदारी मेरी है। 2018 में जो बैरूनी मजमूई सरमायाकारी आई वो थी $5,700 मिलियन, और 2019 में ये रह गई $250 मिलियन, यानी 94% रिडक्शन। एक और देखिए आपके सामने है ना, एक और ये था कि जब हलफ उठाया इमरान खान साहब ने, तो उस वक्त स्टेट बैंक के रिजर्व थे $10.2 अरब। चोर डाकू का चल रहा था। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि नवंबर 19 में 15 माह के बाद ये रिजर्व गिर के $9.1 अरब हो गए और $10 अरब के कर्जे बढ़ गए, मगर मईशत बहाल हो गई और अफराती दर 4% था, वो आपको पता है दुगने से ज्यादा हो गया। अगर और भी खराबियां हैं, अगर ये खराबियां को मैं देखूं तो कोई एक स्टेप इसमें ऐसा नहीं है। और क्यों नहीं है कि वो इनको खराबियों को तस्लीम ही नहीं कर रहे, वो तो इनकी बात ही नहीं कर रहे हैं ना, वो तो दूसरी बातें करते हैं। ये तो बात उन्होंने की ही नहीं, उड़ा दी। मगर जो असल मसला है वो ये है कि पहले तो मैं खान साहब ने जो बात की उस पर कमेंट जरूर करूंगा, बड़ी अच्छी बात की, मगर एक फिगर मैं आपको दे दूं। वो फिगर ये है कि एफबीआर के जो रेवेन्यूज का हदफ रखा है वो हासिल नहीं होगा, मगर एक सेकंड के लिए मैं फर्ज कर लेता हूं कि वो हासिल हो जाएगा। उसके बाद जो कानूनी तौर पर सूबों का हिस्सा है वो चला जाएगा। तो वफाक के पास बचेंगे 2100 अरब रुपया सही सूबों को देने के बाद, जो कानूनी रिक्वायरमेंट है एनएफसी वार्ड के तहत। और दिफा सूद के लिए हमें चाहिए 4100 अरब। तो 2000 अरब की तो ये शॉर्टफॉल आ गई, अभी पूरा मुल्क चलना बाकी है। तो ये तो, लेकिन ये हदफ फसल नहीं होगा, नंबर एक। दूसरा ये था कि जो रिजर्व खान साहब ने बात की, मैं उसका आपको बता दूं, दौलत का बहाव अमीर से जो गरीब तर हो रहा है, तो हमारे यहाँ बेशतर पॉलिसी इस हुकूमत के नहीं, इन्होंने कुछ ज्यादा कर दी है कि कानून की तब्दीली करके जो है नाजायज मुफादात पहुंचाए जाते हैं उन लोगों को जो कौमी दौलत लूटते हैं, टैक्स चोरी करते हैं। इसके दस्तावेजी सबूत हैं कि कानून में तब्दीली की जाती है और अवाम के हकूक को कुचलने के लिए दानिस्ता, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कानून को पामाल किया जाता है, जिसमें स्टेट बैंक भी शामिल है, वफाक भी हुकूमत भी शामिल है और सूबाई हुकूमतें भी शामिल है। और अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं ये कह दूं स्टेट के पिलर्स भी शामिल हैं और आपके रियासती इदारे जिसमें स्टेट बैंक, FIA और कंपटीशन कमीशन और नैब, उनका भी एक किरदार है। और स्टेट पिलर्स का मैं यूज कर रहा हूँ। सिर्फ एक मिसाल दूं अगर आप इजाजत दे दें, और ये जिम्मेदारी करेक्टनेस की मेरी है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस लिया 184(3) के तहत। उसका मतलब ये था कि लूटी हुई दौलत बाहर से अगर वापस आएगी तो अवाम को मिलेगी और अवाम को फायदा होगा। तो CO मोटो नोटिस लिया इसलिए गया था कि अवामी मुफादात का मामला था 184(3) के तहत। दौलत बाहर से आएगी तो हमें अवाम तक पहुंचाएगी, उन्होंने नोटिस ले लिया। उस दौरान में हुकूमत एक टैक्स एमनेस्टी ले आई जिसमें ये लिखा कि दौलत बाहर ही रहने दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने, और वो लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया कि ये तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देगी। सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैलिडेट कर दिया। अब सवाल ये कि वो तो उनके अख्तियारी में नहीं था, इसलिए कि 184(3) का मतलब ये है जो आपने लिया है मुफादे अम्मा, बाहर पैसा रखने को उन्होंने एंडोर्स कर दिया और वो स्कीम चल निकली। तो जब स्टेट पिलर्स भी ये करने लग जाएं, FIA भी ये करने लग जाए, जाली अकाउंट्स की आप जब बात कर रहे हैं, तो ये तो 2017 में स्टेट बैंक ने इसको दबाया था, केस गलत बैंकों को लाइसेंस दिया था, FIA इन्वॉल्व था। अब वो सारे लोग तहकीकात कर रहे हैं। तो ये जो मसला है हमारा सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये आ रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि जो कुछ ये कर सकते थे इस बजट हालात में उन्होंने करने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि फ्यूडल कल्चर है। अब मैं आपको बता रहा हूँ सबसे बड़ा मसला है रोजगार की फराहमी। मैं ये कहता हूँ कि एक रुपया आपके बजट पर नहीं पड़ेगा और रोजगार के लोगों को, लाखों लोगों को रोजगार मिल जाएगा। 1 रुपया बजट से नहीं जाएगा। अच्छा। इसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मैंने, आपको पता है कि मैंने वर्ल्ड में और पाकिस्तान में वन ऑफ द सीनियर मोस्ट बैंकर हूँ, मुझे पता है क्या होता है। इस वक्त पाकिस्तान में 51,000 बोरोवर्स हैं जिन्होंने 7,000 अरब रुपए का कर्जा लिया हुआ है। आपने क्या काम किया? उनको शरह सूद कम कर दी। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर आप उससे एहसास प्रोग्राम में से
कुछ ज्यादा नहीं करें, 50 अरब अलग कर लें और बैंकों से ये कहा जाए कि प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, कारपेंटर हैं, छोटे किसान हैं, घरेलू खवातीन हैं, उनको 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख तक कर्जे दें ताकि वो अपना रिस्क कमा सकें, क्योंकि निजी शोबा नहीं करेगा। लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं, निजी शोबे के पास सकत है। तो आप अगर उनको ये कर्जे देते हैं तो बैंक ये एतराज करता है जी हम तो कर्जे इस वक्त दें जब वो 20% तो इक्विटी लेकर आए। तो अगर आप 150 अरब के दे रहे हैं तो 50 अरब एहसास प्रोग्राम से उसको डोनेट कर दें, यानी 2 लाख के कर्जे पर 50,000 जो है एहसास प्रोग्राम से दें, 1.5 लाख का कर्जा आ गया तो वो आदमी रिस्क से लग गया। उसमें कंडीशन ये होगी कि अगर वो कर्जा वापस करता है तो ये 50,000 जो दिया है ये माफ हो जाएगा, क्योंकि ये तो एहसास प्रोग्राम से वैसे ही था। ये स्कीम वो लेके नहीं आए। लाए कौन सी है? कंस्ट्रक्शन की। हाँ। अब ये मुझे कोई बता दे कि मुझे मुल्क में 23 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हाँ। और सेहत का मसला है, तो क्या ये नहीं हो सकता था कि मकानों के बजाय हम ये कहते हैं कि 3-3 कमरों के आप प्राइमरी स्कूल बनाएं, लाखों हजारों, और वहां डबल शिफ्ट करें और उस्तादों को भी नौकरी मिल जाएगी। ये जाके मार्च तक हो सकता था। कंस्ट्रक्शन शुरू करें, 2 कमरों के मकानात और 2 कमरों के स्कूल या 3 कमरों के और 3 कमरों की डिस्पेंसरियां, वहाँ एक डॉक्टर होगा, एक डॉक्टर साहब अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे, जो छोटे मोटी बीमारी हो वहाँ चला जाए, बड़े अस्पतालों से अभी हम अभी यही करने के बजाय हम माफिया को कर दिया। अच्छा। तो ये जो सोच है कि माफिया में क्यों कह रहा हूँ, ये कार्टेल कहते हैं और कार्टेल को आप माफिया कह लें या ताकतवर तबके कह लें, ये तो आपके एस्टेब्लिश्ड है और तमाम जो इदारे हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस बजट से हमें क्या मकसद हासिल होने वाला है, जबकि ये अहदाफ हासिल होने वाले नहीं है और सेहत के लिए आपने कोई बड़ी रकम नहीं रखी। अच्छा। और आपने ठीक है, तो आप क्या हासिल होने वाला है इस पे बात कर लेते हैं। और आपने जो कमेंट्स दिए हैं अपने कि क्या कुछ किया जा सकता था जो शुरू से इस मौजूदा हुकूमत आई, जो इन्होंने गड़बड़ की और जो आपने अहदाफ अभी बताए हैं, इस पर पहले जरा कमेंट्स लेते हैं जैगम के और उसके बाद इस बजट से क्या हासिल होगा इस पर बात करेंगे आपसे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। हमारा क्योंकि ये लास्ट सेगमेंट है जैगम, जो बातें डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी ने कही, उन्होंने कहा देखना यह है कि इस बजट से हासिल क्या होगा, ये हासिल क्या करना चाहते हैं। क्या आप अग्री करते हैं जो बातें डॉक्टर साहब ने कही? 100% जी, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बातें कही और सिर्फ इकानमी की नहीं बल्कि पॉलिटिकल इकानमी के हिसाब से जो उन्होंने बातें की, बिल्कुल मेरी वही नुक्ता नजर है और बड़ी अच्छी इन्होंने गुफ्तगू की। बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा। इस बजट से क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं निकलेगा। पहली तो बात यह है कि इतनी बड़ी अनसर्टेनिटी है इस साल में कि ये साल आगे कैसे जाएगा, कोरोना की वजह से भी, और खुद जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि मामला तो पहले ही बहुत खराब थे। कोरोना के जिम्मे तो इल्जाम लग गया, कोरोना के ना होते हुए मामला इतने खराब थे। तो अब जब ये कोरोना वाला मसला भी है तो ये कैसे आगे जाएगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। कोरोना जब फैल रहा था, आ रहा था, तो उस वक्त भी वाज़ेह था कि इतना बड़ा चैलेंज है कि ये सिर्फ एक हुकूमत के निपटने का मसला नहीं है, ये पूरी फेडरेशन का मसला भी है कि फेडरेशन को भी इकट्ठा होना चाहिए, अवाम को भी इकट्ठा होना चाहिए, मुख्तलिफ मकादे में फिक्र को इकट्ठा होना चाहिए। ये एक ऐसा मसला था जिस पर एक कौमी यकजहती की जरूरत थी, सियासत से बालातर होकर, सियासत से हटकर। लेकिन हुकूमत ने वो लाइन नहीं ली। आपने देखा कि अगर अपोजिशन ने कोई ऐसी ऑफर भी की तो हुकूमत ने उसको बड़ी एरोगेंटली उसको धुतकार दिया, तो उसमें नजर नहीं आ रहा। अब जहां तक इस हुकूमत ने क्या नहीं किया या क्या बड़े मसले हैं, मेरे ख्याल हुकूमत जब आई तो अनप्रिपेयर्ड आई। ये पीटीआई अगरचे बहुत बुलंद बाग इन्होंने दावे किए कि हम ये भी कर देंगे, हम वो भी कर देंगे, लेकिन जब हुकूमत में आए तो हमें पता चला कि इनके पास 10 पेजेस भी ऐसे नहीं जिसमें इन्होंने कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाया हो, बताया हो कि इसके मुताबिक हम चलेंगे। इनकी तैयारी बिल्कुल नहीं थी। अच्छा, एक चीज ऐड कीजिएगा जैगम। देखिए डॉक्टर साहब ने भी प्रीवियस फिगर्स दिए, जीडीपी आपके बताई कि जब ये हुकूमत आई तो उस वक्त क्या जीडीपी पीएमएलएन छोड़कर गई थी। इन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी बताया 2018 के, फिर उसके बाद 2019 के फिगर्स दिए। तो क्या चीज गलत थी? क्योंकि इन्होंने तो आते ये कहा था कि करंट अकाउंट खसारा बहुत था, आज भी उसका जिक्र किया, ठीक है था, और डिफॉल्ट हो कई जगहों पर उन्होंने कहा हम दिवालिया हो सकते थे। और उसके बाद फिर हमने कल हफीज शेख साहब को भी कहते सुना कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए जरूरी था कि हम इस मुल्क गए, उस मुल्क गए, वहां से पैसे लेकर आए, एंड फाइनली दे वेंट टू IMF. So where did they exactly go wrong and how suddenly everything dropped from 5.2 to where we are right now?
मेरे ख्याल है डॉक्टर साहब मेरी तायद करेंगे और मजीद भी इस बात पे वजाहत करेंगे। देखिए, करंट अकाउंट डेफिसिट कोई वाहिद इंडिकेटर तो नहीं है कि खाली आप करंट अकाउंट डेफिसिट लेकर कहें कि करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा है तो अब आप बर्बाद हो गए, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो अब कम हो गया है तो अब हमने बहुत तरक्की कर ली। आज पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट 73% कम हो गया है, सिर्फ $3 बिलियन बन गया, तो हमें तो मरीख पे पहुंच जाना चाहिए था। क्या इस वक्त पाकिस्तान की इकानमी ने बहुत तरक्की कर ली है इस वजह से कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में आ गया? करंट अकाउंट डेफिसिट का चैलेंज जरूर था, कोई इसको डिनाई नहीं करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि करंट अकाउंट डेफिसिट ठीक करते करते आप पूरी मैशत बर्बाद कर दें, आप बाकी सब कर दे, आप ग्रोथ रेट को खराब कर दे, सब चीजें खराब कर दे। तो जिस तरीके से हैंडल करना चाहिए था उसको हैंडल करने के लिए ये तैयारी के बगैर आए। इन्होंने वक्त ज़ाय किया, टीम प्रिपेयर्ड नहीं थी, इन्होंने टीमें बदली, इन्होंने पॉलिसियां बदली, उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ कि करंट अकाउंट डेफिसिट संभालते संभालते पूरी मैशत का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। सही। ये एक बुनियादी गलती हुई और उसके लिए जाहिर है इनको इल्जाम एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर आपकी 5.5% जीडीपी थी तो क्या करंट अकाउंट डेफिसिट को ठीक करते करते आपने 1.9% पर ही डाला? आपका तो ये था कि ग्रोथ में कम से कम तब्दीली आए और साथ आप जो है करंट अकाउंट करता जाए कर सके। और ये देखिए पाकिस्तानी मैशत को जो चैलेंज आए उसके मैशत के चैलेंज अपनी जगह, लेकिन ये मत भूलिए कि पीटीआई ने जो एक पॉलिटिकल टर्मोइल क्रिएट किया था, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी 4 साल तक क्रिएट की थी, क्या उस मैशत पर कोई असर नहीं था? सही सही, बहुत ज्यादा, बिल्कुल बिल्कुल, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है उसका तो बहुत ज्यादा असर होता है। लेकिन जो जुल्म है, देखिए सितम क्या है, सितम ये है कि अपोजिशन में रहते हुए तो आपने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट की, लेकिन हुकूमत में आके भी आपने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को जारी रखा, फिर भी आपने अपने खिलाफ एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट की, उसके बाद भी दुनिया भर के इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस नहीं मिला। आप फिर देखिए इतने बड़े आप दावे करते रहे कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो 1000 अरब खा जाते हैं, हमारे पास खजाना मॉडल है, हम इनको ठीक कर देंगे। हम आज 2 साल बाद कहाँ खड़े? आज जो अब ये बात आ रही जो आप पहले गुफ्तगू कर रही थी कि क्या इसको बेच पाएंगे, आप कैसे बेच पाएंगे? मेरा तो नहीं ख्याल अगले 3 साल में भी बनेगा, हमें मालूम नहीं गोइंग फॉरवर्ड किस तरह की रिकवरी होगी दुनिया में, कितनी फास्ट होगी, कितनी स्लो होगी, यू शेप होगी, वी शेप होगी, कैसे होगी, लेकिन इस वक्त बहुत ज्यादा रिस्क है, बहुत मुश्किल नजर आता है। जी डॉक्टर साहब, आपने कहा कि इस बजट से, जैसे ज़ैगम ने अभी कमेंट किया, क्या हासिल क्या होगा? फिर जो आपने कहा बुनियादी सवाल अब ये है। जी, हासिल बहुत कुछ होगा, मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। ये हासिल होगा कि जी कोरोना की तबाही ठीक करते करते हमें 3 साल लग गए, 2 साल चोर डाकू में लगे थे, अब आप हमें आइंदा मौका दे दें, बिल्कुल क्लियर, इसलिए कि ये तमाम खराबियां कोरोना के खाते में डाल लें जो कोरोना के खाते में नहीं है, नंबर 1, तो ये हासिल तो ये होगा। लेकिन जो बड़े अहम नुकात आए हैं, अगर आप इजाजत दें तो मुख्तसरन उसको। जी बिल्कुल। करंट अकाउंट डेफिसिट जो कम हुआ है वो बुनियादी तौर पर कम हुआ है कि आपकी जो रेमिटेंसेज आती हैं 21 अरब डॉलर सालाना, उसका वो जानी चाहिए मुल्की सरमायाकारी की तरफ बड़ा हिस्सा, ताकि उससे ग्रोथ होती। आपने तिजारती खसारे को कम करने के लिए को लेके करंट अकाउंट डेफिसिट यहाँ से कम कर दिया। असल चीज होती है ट्रेड डेफिसिट। तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट इनके दौर में जरूर कम हुआ है, लेकिन आपने मशीनरी की इंपोर्ट भी चोक कर दी, मशीनरी की इंपोर्ट भी कम कर दी, तो और बरामदात नहीं बढ़ी। आपने रुपए की कदर बेतहाशा गिराई, बेतहाशा मराद दी, लेकिन बरामदात नहीं बढ़ी। आपने इंपोर्ट्स कम करके शरह सूद में ये सारी तब्दीलियां करके रुपए की कदर गिरा के मईशत को चोक कर दिया, तो वो तिजारती खसारा जो है उस पर हमें तहफ्फुज़ात हैं, उसकी वजह से मईशत को नुकसान हुआ। लेकिन अब मैं 2 फिगर्स और दे दूं तो आपके सामने बड़ी एक मिनट में। सर वे फॉरवर्ड बताएं ना, फिर आप सजेशन दें कि क्या करना चाहिए। अब देखिए बड़ा वाज़ेह है कि मैं कहता हूँ कि इमरान खान साहब ने ये कहा था, जो 10 नुकाती हिकमत अमली आई थी 2013 में भी वही बात की थी। अभी अगर वसूली नहीं भी हो, मैं एक टेस्ट केस देना चाहता हूँ, ये अपनी काबीना में जाएं। उन्होंने ये कहा था कि मैं इख्तिदार में आने के 100 रोज के अंदर अदल पर मबनी, इंसाफ पर मबनी टैक्सों की पॉलिसी नाफिज करूंगा, यानी वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स आयद करेंगे और मईशत दस्तावेजी बनाएंगे। मैं ये बात बिल्कुल ज़ैगम साहब सही कह रहे हैं कि वो तैयार नहीं थे, मगर असल मसला तैयारी का नहीं है। असल मसला ये है कि जो लोग इनके साथ कैबिनेट में हैं, जो सूबाई कैबिनेट में हैं, जो इनके अपने मेंबरान पार्लियामेंट में हैं, सेनेट में हैं, वो इन तब्दीलियों के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने वो लोग सेलेक्ट किए हैं। तो सवाल ये, मैं टेस्ट उसका सबूत दे दूं, अभी ये मुझे ये पास करके दिखा दें अपने कैबिनेट से कि हमने ये कहा था कि हम 100 रोज के अंदर जो है हर किस्म की आमदनी पर टैक्स आयद करके मईशत दस्तावेजी बनाएंगे। आप ये
बना के दिखा दें। मुझे एक पार्लियामेंट्री ने कहा हम इस हुकूमत को गिरा देंगे, एक वो नहीं बनाएंगे। असल मसला है कि जिन लोगों को इन्होंने सिलेक्ट किया उन पर माजी में भी इल्जाम थे, टैक्स चोरी के भी इल्जाम थे, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे भी चल रहे हैं, टैक्स भी उन्होंने चोरियां की हैं। तो वही टीम है, वही टीम है। लेकिन ये मसला सिर्फ इनका नहीं है, ये तो जितनी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आती हैं, नोबडी वांट्स टू डॉक्यूमेंट द इकोनॉमी, क्योंकि सबके मफाद होते हैं। तो फिर तब फर्क क्या हुआ? फिर आप लेकिन देखिए आपने साथ में एक एडिशनल काम कर दिया कि आपने 3 टैक्स एमनेस्टी दे दी। मैं 1.5% पे आपने प्रॉपर्टी दी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इन्होंने एक और भी रखा कि लूटी हुई दौलत जो ऑफशोर में गई है, चाहे सेनेटर्स की हो, जजेस की हो, 1%, जनरल्स की हो, पॉलिटिशियंस की हो, रूलर्स की हो, वो भी माफ। तो ये तो दुनिया में, पाकिस्तान में किसी ने नहीं किया था, दुनिया में नहीं होता। 1.5% पे प्रॉपर्टी किसी ने माफ नहीं की थी। लेकिन मैं एक बताऊं जो अवाम को कुचला है, एक फिगर दे दूंगा। देखिए शरह सूद आपने कम की, बड़ा अच्छा किया, लेकिन क्या हमको पता है कि जो बैंकों के 21 मिलियन खातेदार हैं, 2 करोड़ 10 लाख, उनको फरवरी में जो मुनाफा मिला था वो मिला था 11.25%। और ये खाते नफा नुकसान में शिरकत की बुनियाद पर थे सूदी बैंकों के। और बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस 26A और 40A के तहत उनको गारंटी की गई थी कि उसको मुनाफे में शरीक किया जाएगा। स्टेट बैंक ने ऑर्डर इशू कर दिए कि 11.25 को कम करके आप 6.5 पे ले आए। तो 340 अरब रुपए आपने 2 करोड़ लोगों से खींच लिए और उसमें जो है शरह मुनाफा गिरा के आपने कानून तोड़ा है। ना स्टेट बैंक को अख्तियार है, इसलिए कि वो तो नफा नुकसान में शिरकत है, बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस। तो मेरा कहना है कि कानून तोड़ के ये आम आदमी को नुकसान देते हैं और कानून बना के चोर को मुनाफा देते हैं। तो ये मईशत कैसे बेहतर होगी, ये सवाल कौन को सोचना है? अच्छा, आपको आवाम को बताना है। ओके, ये मसला हमारे। एक लास्ट सवाल, क्योंकि मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। वेरी क्विक कमेंट फ्रॉम यू ज़ैखा मैन। डॉक्टर साहब देखिए, क्योंकि इस हुकूमत ने कहा कि हमने नए टैक्सेस नहीं लगाए, लेकिन हमारा जो बिजनेस सेक्टर है, जो हमारे बिजनेसमैन है, दे ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू द फेडरल बजट कि हमें क्या इंसेंटिव दिए जाएंगे। क्या जो हालात कोरोना की वजह से हैं और जो इकोनॉमी इन शैम्बल्स है, जो एग्जिस्टिंग टैक्सेस हैं उनमें आपको लगता है कि वो रिड्यूस होने चाहिए थे, सो दैट कहीं से इस सेक्टर, जो बिजनेस सेक्टर है, उनको ये इंसेंटिव मिले और वो अपना काम चलाना शुरू करें? देखिए मेरे ख्याल है टैक्सेस को पूरों को देखना पड़ेगा। कुछ जगहों पे कम करने की जरूरत है, कुछ सेक्टर्स पे नहीं लगे हुए, वहां लगाने की जरूरत है। आपका टारगेट ये है कि जहां से टैक्सेस वसूल नहीं हो रहे वहां से टैक्सेस वसूल करें। जो सेक्टर्स ओवर टैक्स्ड है, मिसाल के तौर पे कारपोरेट सेक्टर ओवर टैक्स्ड है, आप सारे का सारा टैक्स उनसे लेने की कोशिश करते हैं। इनकम टैक्स आपका ठीक तरीके से नहीं है, बहुत सी एग्जम्पशंस हैं, बहुत बेशुमार लोग इनकम टैक्स से बाहर हैं। आपका जो रिटेल सेक्टर है वो पूरे आपकी टैक्स एम्बिट से बाहर है। जो बाहर है उनको अंदर लाएं, जो ओवर टैक्स है उनके टैक्स कम करें, तो तब जाके आप टैक्स भी बढ़ा सकते हैं और मईशत को भी बेहतर तौर पे चला सकते हैं। सही। इस वक्त हमें ये लगता है कि बहुत एक ऑप्टिमिस्टिक, उन्होंने 1000 अरब ज्यादा जमा करने का जो है वो वादा कैसे, ये नहीं पता पूरा नहीं होगा। ये कैसे होगा? आपको याद है वो 50,000 की जो शर्त थी डॉक्टर साहब के, 50,000 पर विद होल्डिंग और वो शनाख्ती कार्ड, अब उन्होंने 1 लाख कर दिया है। वो पहले कौन सी लागू हो रही थी जो अब हो जाएगी? नहीं, उसको तो बहुत आसान है। ये 3 या 4 महीने के बाद इसको रिवाइज करके डाउनवर्ड कर देंगे, ये मसला हल हो जाएगा। अच्छा। मैं आपको बता दूं। लेकिन मैं एक सवाल उठाना चाहता हूँ। देखिए बात, जब ये टैक्स एमनेस्टी आई थी तो उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि जो लोग इससे फायदा नहीं उठाएंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख में इससे ज्यादा कोई हल्की टैक्स एमनेस्टी नहीं दी गई, लेकिन उन्होंने ये कानून बन गया था और एडवर्टाइजमेंट इशू हो गए थे कि हम उनके असासे जब्त कर लेंगे। मैंने कि आप असासे जब्त मत करें, जो तफसीलात हुकूमत के पास रिकॉर्ड पर हैं उन पर आप मुल्की कानून के तहत टैक्स ले लें, वो आ जाएगा 900 अरब रुपया। 900 अरब की मैं गारंटी कर रहा हूँ। कैसे आएगा, 1 मिनट में बता दूं। एक आदमी ने 1 करोड़ रुपया कौमी बचत स्कीमों में लगाया हुआ है, रिटर्न कहता है जी 1 लाख है, तो क्या उसका एक लेटर नहीं जा सकता कि जी आपने 1 करोड़ चोरी के पैसे का जमा कराया, आपके पास डिक्लेयर आपने 1 लाख किया, तो उस वक्त तक ये कैश नहीं होगा, ना मुनाफा मिलेगा आपको जब तक आप उस पर टैक्स नहीं दे देते। 900 अरब रुपए अगर ये आ जाता है, ये चंद लाख चोर मुतासिर होंगे कानून के तहत, कोई मुश्किल नहीं है। और बैंकों में पैसा पड़ा है, गाड़ियां हैं, प्रॉपर्टीज है, उस 900 अरब को आप तालीम और सेहत पे डाल दें। और कॉर्पोरेट सेक्टर से ये कहें कि जनाब फेडरेशन अपना किरदार अदा करे। जब रेवेन्यू से सूरों को टैक्स देने के बाद पैसे ही नहीं है तो उनसे पूछे कि आप बताइए हम आपको दें, तो रेवेन्यूज कहां से लाएं? ट्रांसपोर्टर टैक्स नहीं दे रहे, सर्विस सेक्टर नहीं दे रहा, बिल्कुल आप टैक्स नहीं, मगर वो दे नहीं रहे, आप ले नहीं रहे हैं,
क्योंकि आपने टैक्स मौसर तौर पर आयद नहीं किया है। तो उनको तो जब आप चोर जब कहें, जब आपने कानून नाफिज कर दिया और न उसके लिए पार्लियामेंट तैयार है, न सूबाई असेंबली तैयार है, तो वो तो ये कहते हैं कि ठीक है आप कानून नाफिज कर दें, हम दे देंगे। सही। और फिर ये जो एग्जिस्टिंग कलेक्शन है बाय एफबीआर, जो इस्लाहात का कहा था, वो कौन सी इतनी ट्रांसपेरेंट है? लाख आप एप्लीकेशंस बना दें कि फ़ोन के थ्रू अब आप फाइलर बन जाएं और ये कर दें, लेकिन एफबीआर के जो काम हैं वो सब जानते हैं, जिनके ऊपर ज़बरदस्ती टैक्सेस हैं, यानी इनकम टैक्स ही सही, फाइलर आप बनते चले जाएं। लेकिन एफबीआर ने जिनको कानूनी तौर पर विद होल्डिंग एजेंट्स बनाया है, क्या वो उनको सवाल करते हैं कि आपने काट तो लिया लेकिन जमा नहीं कराया? ये वो सारी चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में हम जाहिर है और डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी। ज़ैगम खान साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आप लोगों के वैल्यूएबल कमेंट्स ऑन टुडेज बजट जो कि प्रेजेंट किया गया कौमी असेंबली में, जिसमें ओवरऑल जो डिस्कशन में रहा कि बहुत कुछ किया जा सकता था और जो कि नहीं किया गया, और बहुत सारी बातें जो कि मौजूदा हुकूमत ने बजट प्रेजेंट करते वक्त और जो भी इन्होंने फिगर्स रखे हैं कोरोना पर डाल दिए गए। अगर कोरोना फरवरी से स्टार्ट हुआ पाकिस्तान में, तो उससे पहले भी हमारे मईशत के हाल कुछ इतने अच्छे नहीं थे। अब भी मेरे मोहतरम मेहमान समझते हैं कि किस तरह से बहुत सारे इस्लाहात की जा सकते हैं जिससे रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ सकता है। बहुत सारे आपके सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर आपको इंसेंटिव्स देने होंगे, उन सेक्टर्स की वैल्यू चेन्स इंप्रूव करनी होंगी। कंस्ट्रक्शन हो गया तो सिर्फ एक साइड पे नहीं बल्कि बायर साइड पे भी आपको देखना होगा। इसी तरह से मेरे जो पहले आर के मेहमान थे वो रेहान अतीक साहब, वो समझते हैं कि कंस्ट्रक्शन एंड फूड, ये दो, यानी एग्रीकल्चर, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें बेहतर कर सकते हैं और मईशत का पहिया भी चलेगा और मईशत बेहतर भी होगी। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, याद रखें कोरोना वायरस एग्जिस्ट, सारी एहतियाती तदाबीर लीजिए, लोगों से ना मिले ना हाथ मिलाएं और मास्क पहनकर ही आप बाहर जाएं, वो भी जब ज़रूरी हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।